जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने पास एंट्री टेस्ट सीरीज का जो है वो आगाज कर दिया है, जिसमें हम यूनिट वाइज तमाम चैप्टर्स के जो हैं एमडी कैट पास पेपर्स जो तमाम प्रोविंसी से बिलोंग करते हैं वो हम वन बाय वन करके जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें नम्स के जो पास पेपर्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं। सो आपको ये एडवाइस की जाती है कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर जो कि एमडी कैट के ऊपर दिया गया है वो अवेलेबल है। पहले आप उस लेक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से सुने, उसके अपने बाकायदा नोट्स तैयार करें। उसके बाद जो है वो आप इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस के तौर पे जो है वो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर जो है हमारा आज का वो है जी गैशियस एक्सचेंज। अच्छा, गैशियस एक्सचेंज, इस बार इसको एमडी कैट सिलेबस के अंदर रेस्पायरेटरी ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जो है वो टाइटल दिया गया है। सो इसमें तमाम वही एमसीक्यूज शामिल होंगे जो कि हमारे करंट एमडी कैट सिलेबस का जो है वो पार्ट है। ठीक है। इरेलीवेंट एमसीक्यूज इसमें शामिल नहीं होंगे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे। हाँ, कुछ रेलिवेंट एमसीक्यूज लाजमी ऐड होंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है जी, द स्पेस इन चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। तो चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो बढ़ेगी किसकी मूवमेंट की वजह से? तो इसमें स्टूडेंट्स दो चीजें हेल्प करेंगी। एक हेल्प करेगा डायाफ्राम और दूसरा है रिब्स। एक चीज क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में कि रिब्स और डायाफ्राम, ये दो ऐसे जो हैं, रिब्स, डायाफ्राम और रिब्स के साथ कनेक्टेड जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे, यानी हम रिब मसल्स भी कह सकते हैं, ये वो पार्ट्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो चेस्ट कैविटी में इंक्रीज या डिक्रीज का बायस जो है वो बनेंगे। इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा जो वन शॉट लेक्चर मौजूद है उसमें आपने एक टॉपिक तैयार करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। उसमें टॉपिक आपको दो सब टॉपिक्स मिलेंगे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये दो टॉपिक्स आपने लाजमी तैयार करने हैं क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इससे रेलिवेंट मिलेंगे। तो रिब्स, अब चेस्ट कैविटी में इंक्रीज जो है वो कब होगा? जब रिब मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे? रिब मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे? अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगी। जब रिब्स अपवर्ड, या आप कह लें आउटवर्ड, ये भी वर्ड जो है वो बाज बुक्स में यूज किया जाता है। तो रिब्स जब बाहर की तरफ और डायाफ्राम जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो उससे क्या होगा? चेस्ट कैविटी में इंक्रीज होगा। लेट्स से अगर हम साइड व्यू देखते हैं, अब साइड व्यू में हमारे पास ये चेस्ट कैविटी है। तो जब रिब्स जो होंगी ये आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मूव करेंगी, और जो डायाफ्राम होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा? चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो पहले से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसको डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर रहा हूँ। सो डायाफ्राम जब डाउनवर्ड मूव करेगा, रिब्स अपवर्ड मूव करेंगी, तो चेस्ट कैविटी स्पेस इंक्रीज होगी। अब इसका ऑपोजिट कर दें, यही डायाफ्राम जब अपवर्ड मूव करेगा और रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड या इनवर्ड मूव करेंगी, तो चेस्ट कैविटी जो है उसका साइज क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, स्पेस डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट जो एमसीक्यूज है वो है जी, विद द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। लंग्स की जब इंस्पेक्शन होगी, इन एक्सपेंशन होगी, अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड, जिसके नतीजे में क्या होगा? काज एयर टू रश इन फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? देखें, एयर जो है वो क्या हो रही है? एयर रश कर रही है, मूव कर रही है फ्रॉम आउटसाइड टू हाई ड्यू टू हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसमें? लंग्स के अंदर। तो एयर का बाहर से लंग्स में एंटर होना, ये अमल क्या कहलाता है? डेट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, या इसे हम इनहेलेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वॉइस बॉक्स का दूसरा नेम क्या है? तो डेट इज लैरिंग। से सिंपल एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग रेस्ट द एवरेज ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी, या आप कह लें द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस
तो वो कितना होता है जी, वो हमारे पास होता है डेट इज 15 to 20 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एट रेस्ट जो है वो ब्रीदिंग रेट है, डेट इज 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है जी, दी वॉल्स ऑफ चेस्ट कैविटी आर कंपोज्ड ऑफ, कि चेस्ट कैविटी की जो वॉल्स हैं वो किससे बनी होती हैं। तो याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि चेस्ट कैविटी की जो वॉल्स होती हैं वो बनी होती हैं जी रिब्स से। ठीक है, रिब्स से, और इन रिब्स के साथ जुड़े मसल से, डेट आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। जबकि उसी चेस्ट कैविटी की जो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज मेड अप, तो इस चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होगा वो किस पर मुश्तमिल होगा डियर स्टूडेंट्स, वो मुश्तमिल होगा जी डायाफ्राम पर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चेस्ट कैविटी की वॉल किस पर मुश्तमिल होती है, तो वो मुश्तमिल होती है रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स पर। नेक्स्ट है जी, अब देखें वही क्वेश्चन आ गया जो आपसे पूछे बताया जा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, द फ्लोर ऑफ चेस्ट इज नोन एज, तो चेस्ट का जो फ्लोर है उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज ए डायाफ्राम। और याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो डायाफ्राम है ये क्या है, ये एक थिक मस्कुलर शीट होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, अब ये पहले एमसीक्यूज के साथ लिंक कर रहा है। ये डायाफ्राम इंस्पायरेशन में, याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट, इंस्पायरेशन में जो डायाफ्राम होता है वो हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है। अब वही मूव कैसे करेगा, तो वो कहता है इंस्पायरेशन में जो डायाफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायाफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से जो डायाफ्राम जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसकी जो डोम शेप है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे पहले ये इस तरह ये डोम शेप होती है, तो इट बिकम लेस डोम लाइक। याद कीजिएगा, इंस्पायरेशन में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि अगर यही क्वेश्चन होता हमारे पास कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो डायाफ्राम के मसल्स ने क्या करना था, वो रिलैक्स करना था एंड डोम लाइक हो जाना था। सो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द रिब्स आर एलिवेटेड। ठीक है, रिब्स ऊपर की तरफ जो है वो मूव करती हैं, कब, व्हेन मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब, और ये जो मसल्स बिटवीन द रिब्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। या आप कह सकते हैं रिब्स के साथ जुड़े मसल्स को भी हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो मसल बिटवीन द रिब्स या मसल अटैच टू द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स अपवर्ड मूव करेंगी, एलिवेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, या आप कह सकते हैं आउटवर्ड मूव करेंगी। इसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड बन जाएगा। सो हमारे पास करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वन शुड कीप इन माइंड थ्री एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द लंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज। तो अल्टीमेटली वो है जी फेरेंक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि जब हमने ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझना है तो उसमें तीन चीजें हम लाजमी डिस्कस करेंगे। एक तो हम रिब्स की बात करेंगे, दूसरा हम रिब्स के साथ जुड़े इंटरकोस्टल मसल्स की बात करेंगे, एंड देन जो डायाफ्राम है उसकी बात करेंगे। फेरेंक्स का ब्रीदिंग से रिलेटेड जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन जो है वो कोई भी ताल्लुक जो है वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है जी, वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज, तो वो जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से फेरेंक्स जो है वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, द शेप ऑफ डायाफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक व्हेन। अभी हमने एमसीक्यूज पढ़ा कि डायाफ्राम लेस डोम लाइक कब होता है, जब डायाफ्राम के मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो व्हेन इट्स मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो डायाफ्राम लेस डोम लाइक होगा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और मोर डोम लाइक होगा जब इसके मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एमसीक्यूज को जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी, दी वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी
the wall of chest cavity are moved upward and outward during inspiration due to the contraction of, ultimately जो है due to the contraction of intercostal muscles, या आप rib muscles भी कह सकते हैं। जब ये muscles contract करेंगे तो ribs जो है वो upward या outward move करेंगी during inspiration। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी आर मूव्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो वो किसकी वजह से करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स की वजह। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो डायाफ्राम होगा, अब डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा एंड मूव अपवर्ड। ठीक है, इंस्पायरेशन में डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव डाउनवर्ड करता है। एक्सहेलेशन में वही डायाफ्राम रिलैक्स करेगा और मूव अपवर्ड। तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे हमने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द रिब्स आर मूव्ड अपवर्ड। जो रिब्स होंगी वो क्या करेंगी, अपवर्ड जो है वो मूव करेंगे ड्यूरिंग, द रिब्स आर मूव्ड अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड, सॉरी मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से करेंगे, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। अपवर्ड और अपवर्ड हमने ऊपर पढ़ा था, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगी किसकी वजह से, मसल्स की, इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और डाउनवर्ड इनवर्ड मूव करेंगी उन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, ड्यूरिंग डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। तो ड्यूरिंग एक्सेलेशन जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है जी, वो हमारे पास हो जाता है इंक्रीज अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तब ही लंग्स से एयर जो है वो क्या करेगी, लंग्स से एयर जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी टू एटमॉस्फेयर, टू आउटसाइड मूव करेगी। नेक्स्ट है दी, द चेस्ट कैविटी इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सेलेशन ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ। ठीक है, जो चेस्ट कैविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी ड्यूरिंग एक्सेलेशन, किसकी, रिलैक्सेशन की वजह से। तो इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, डायाफ्राम भी इन्वॉल्व होगा और इंटरकोस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो डायाफ्राम मसल्स भी रिलैक्स करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगे, जिसके नतीजे में चेस्ट कैविटी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा जिससे एयर बाहर मूव करेगी, जिसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू द आउटसाइड ड्यूरिंग एक्सेलेशन अकर्स बिकॉज, कि लंग्स से एयर बाहर जाती है, इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये होती है कि जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। नेक्स्ट है जी, एयर रशीज आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन बिकॉज, एयर जो है वो लंग से बाहर चली जाती है, क्यों, चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सेलेशन में क्या होता है, चेस्ट कैविटी एरिया जो है या वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिसे लंग्स में प्रेशर इंक्रीज करता है। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इंस्पायरेशन से या आप कह लें इनहेलेशन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, तो इंस्पायरेशन में हमने पढ़ा था कि जो डायाफ्राम है वो क्या करता है जी, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो डायाफ्राम जो है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, सॉरी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायाफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ये डाउनवर्ड मूव करेगा जिससे चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिससे एयर में प्रेशर कम, लंग्स में प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से बाहर से एयर क्या करेगी, लंग्स के अंदर जो है वो एंटर करेगी। सो लास्ट हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कंसीडर्ड पैसिव। क्वाइट ब्रीदिंग में कौन सा प्रोसेस जो है वो पैसिव, हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है जी एक्सपायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज ब्रीथ्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इज कॉल्ड। अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो कि आपने याद करनी है, दैट विल बी नोन एज टाइडल वॉल्यूम।
तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, वो एयर जो आप ब्रीथ इन कर रहे होते हैं या ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? डेट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। द एडिशनल एयर डेट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एडिशनल एयर जो हम इनहेल करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? डेट विल बी नोन एज, डेट विल बी नोन एज टाइडल वॉल्यूम। उसको हम क्या नाम देंगे? डेट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। करेक्शन करनी है आपने। द एडिशनल एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन दैट विल बी नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो हमारे पास वो वॉल्यूम है एयर का जो कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग जो है वो इन होता है और आउट होता है। लेकिन इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल एयर अगर हम इनहेल करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, दैट विल बी नोन एज inspiratory reserve volume. Next is the amount of air that can be forcibly exhaled after a normal exhalation. अब ये एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है। ऊपर था जी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा एयर हम इनहेल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब वो कह रहा है कि जी नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो एक्स्ट्रा एयर आप फोर्सबली जो है वो बाहर निकालते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो सिंपली उसका ऑपोजिट कर देंगे, डेट विल बी नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है जी द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स एंड कैन नॉट बी एक्सहेल्ड, डेट विल बी नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब रेजिडुअल वॉल्यूम की आपने ये डेफिनेशन याद करनी है कि ए वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहता है एंड कैन नॉट बी एक्सहेल्ड, और उसको कभी भी जो है वो एक्सहेल नहीं किया जाता, डेट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है जी द टोटल अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन करने के बाद जो एयर हम इंस्पायरेशन के जरिए एंटर करते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? डेट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी। नेक्स्ट है जी द टोटल अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द टोटल अमाउंट ऑफ, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि जी इन देखिए एक्सपायरेशन हो चुकी है, अब एक्सपायरेशन के बाद वो कह रहा है वो एयर जो हम इंस्पायर्ड करेंगे, दैट विल बी नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सॉरी। नेक्स्ट है जी हमारे पास द टोटल अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, तो उसको हम कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट है जी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मूव इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। अब ये डियर स्टूडेंट्स आपने सारी डेफिनेशन याद करनी है, डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक से ली गई हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दैट विल बी, इस इन तमाम को मिलाकर हम क्या नाम देंगे? टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है डेट इज इक्वल टू नोन एज वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है जी द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इन्फ्लुएंस ये सबसे होगी। इट इज करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, बॉडी साइज पे, फिटनेस पे भी डिपेंड करेगा, और अल्टीमेटली एज और जेंडर पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है जी द वाइटल कैपेसिटी ऑफ हेल्दी यंग अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, तो वो कितनी होती है जी? 3 to 5 लीटर्स। 3 to 5, अब ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो कि आपने याद करनी है। तो जो वाइटल कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 3 to 5 लीटर्स। द एवरेज टाइडल वॉल्यूम ऑफ फॉर अ ह्यूमन इज, तो वो कितना होना चाहिए जी? डेट इज 500 ml। द एवरेज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब जितने ऊपर हमने क्वेश्चन किए अब उन्हीं की हम अमाउंट जो है वो डिस्कस करें। पहले हमने डेफिनेशंस कर ली, अब उसी से रिलेटेड जो अमाउंट्स हैं वो हमारे पास हैं। तो जो एवरेज हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 3000 ml, और यही एवरेज एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है
1000 ml। तो इसको आप 1 लीटर भी कह सकते हैं और इसको आप 3 लीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि बुक्स में ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो लीटर्स में मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट जी, दी एवरेज रेजिडुअल वॉल्यूम इज, तो वो कितना है जी? 1.2 लीटर, 1.2 लीटर, दैट इज 1200 ml। 1200 ml। नेक्स्ट है जी हमारे पास, टोटल लंग कैपेसिटी इज द, टोटल लंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडियल वॉल्यूम, एंड रेजिडियल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो किसका सम होगी? वाइटल कैपेसिटी का प्लस रेजिडियल, प्लस रेजिडियल वॉल्यूम का। नेक्स्ट है जी, टोटल लंग कैपेसिटी जो है एक हेल्दी पर्सन की जो है, ऑफ अ हेल्दी यंग अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, तो हमारे पास जो है तो कितनी है जी? हमारे पास है 5 to 6 लीटर। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल लंग कैपेसिटी की, वो है 5 to 6 लीटर। और ऊपर जो हमने पढ़ा था, ये जो हमने 3 to 5 लीटर पढ़ा था, ये हमारे पास थी वाइटल कैपेसिटी। तो इनका ना आपने क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है, एक आपने टेबल बना लेना है, उस टेबल के अंदर ये सारी जो फिगर्स हैं, ठीक है, ये आपने एंटर कर लेनी है। वाइटल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ वाइटल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एवरेज इंस्पायरेटरी रिजर्व, एवरेज एक्सपायरेटरी रिजर्व। तो इस तरीके से फिर आपको वैल्यूज जो हैं वो याद होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है जी, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू इज कॉल्ड। तो बॉडी के ब्लड ब्लड और टिश्यू सेल्स के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, डेट विल बी नोन एज इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होता है? एयर और लंग्स के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एयर और लंग्स के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, दैट विल बी नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे? लंग्स एंड दी ब्लड। तो उसको हम क्या नाम देंगे? दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल, उसको हम क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इसको हम गैशियस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो है, इट इज आल्सो नोन एज गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एनर्जी एटीपी बनाई जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। नेक्स्ट है जी, इन सेलुलर रेस्पायरेशन द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ क्या बनता है जी? एटीपी बनता है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें कंप्लीट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो तीन चीजें डियर स्टूडेंट्स बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी बनती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है, द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज, तो वो है जी, जो मेन साइट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, वो एल्वेओलाई है, क्योंकि एल्वेओलाई के जरिए ही बेसिकली क्या हो रहा होता है? लंग्स और ब्लड के दरमियान गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। वो किसके जरिए हो रहा होता है? वाया एल्वेओलाई। तो एल्वेओलाई वो साइट है, वो जगह है जहां पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, लंग्स और ब्लड के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है जी, दी वॉल ऑफ एल्वियोलाई आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये आमतौर पे सिंगल सेल थिक जो है वो होती है। इट इज अ सिंगल सेल थिक और स्ट्रेटिफाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस जो है वो हमारे पास फ्लैट सेल्स को कहते हैं। नेक्स्ट है जी, द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, वो होती है जी 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई फॉर गैशियस एक्सचेंजेस, तो वो होता है जी 70 स्क्वायर मीटर। गैस एक्सचेंज अकर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो गैशियस एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू किसके जरिए होता है जी? कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? तो गैसेस जो हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करती हैं। तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज डिफ्यूजन। हमारे पास है दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास इन एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है
वो कितना होता है जी हमारे पास 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। स्टूडेंट ये जो हम अब एमसीक्यूज करेंगे इसके लिए आपको जो हमारा वन शॉट लेक्चर है उसमें एक टॉपिक तैयार करना होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन के जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, लंग्स में, टिश्यूज में, वो जो है वो बताए गए हैं। सो वो आपने टेबल जो है उसका भी अगर आप चाहें तो आप अपने नोट्स में टेबल बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है दी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। तो वो कितना होता है जी, डेट इज 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब एल्वियोलाई के अंदर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की, तो एटमॉस्फेयर में तो हमने देख लिया 159 होता है। एल्वियोलाई के अंदर, या आप कह सकते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, तो वो होता है जी 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यही अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, लंग्स के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो वो होता है जी हमारे पास 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक बात नोट करें कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जबकि पार्शियल प्रेशर कितना है 159, जबकि लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है 104। यही वजह है कि एयर जो है वो आउटसाइड से, एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव करती है। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाहर प्रेशर है वो 0.3 है, और जो लंग्स के अंदर है वो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यही वजह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए हमने ऊपर डिफ्यूजन की टर्म भी यूज की थी। नेक्स्ट हमारे पास है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कैपिलरीज के अंदर मौजूद होता है। उसमें क्या होता है जी, डेट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो प्रेशर होता है वो होता है 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी कि टोटल जो है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है। एक तरह से अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए एल्वियोलाई से जाती है ब्लड में। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो एल्वियोलाई के अंदर हायर होता है देन द ब्लड। ठीक है, देन द ब्लड। याद रखिएगा ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा जो पार्शियल प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर में होगा, देन उसके बाद किस में होगा, लंग्स में होगा, एंड देन उसके बाद किस में होगा, ब्लड में होगा, और देन उसके बाद किस में होगा, अल्टीमेटली टिश्यूज में होगा। नेक्स्ट है जी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वेओलाई। तो उसका एग्जैक्ट जो है वो ऑपोजिट हमने आंसर देना है, और वो हमारे पास क्या है जी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन ब्लड देन द एल्वेओलाई। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन पल्मोनरी कैपिलरीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज, तो वो कितना होता है जी 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम ऊपर कर चुके हैं, सिर्फ उसने क्या किया, वर्डिंग चेंज की है। इन पल्मोनरी कैपिलरीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है, और कम होके कितना रह जाता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये एमसीक्यूज हमने ऊपर भी किए हैं, जस्ट उसने क्या किया है, डियर स्टूडेंट्स, टर्म्स चेंज कर दी है, वर्डिंग चेंज कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन द टिश्यूज ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स बिकॉज the partial pressure of oxygen the partial pressure of oxygen is higher in blood than in the cells। ठीक है, तो यही मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर की अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करते, चले मैं यहां भी बता देता हूं आपको। ऑक्सीजन का जो जब हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा होता है एटमोस्फेयर में, देन उससे कम होता है लंग्स में, या आप कह लें एल्वियोलाई में, देन उससे कम होता है ब्लड में, जो कि लंग्स में होता है, ब्लड में, और देन उसके बाद जो है वो टिश्यू सेल्स में। इसी का ऑपोजिट कर दें, इसी का ऑपोजिट कर दें, तो ये आपके पास किसका बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से मूव करके जो है वो ब्लड में आ जाती है। इसकी क्या वजह है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो सेल्स के अंदर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लड। तो इसी का ऑपोजिट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है जी टिश्यू सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे टिश्यू सेल्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है जी? टिश्यू सेल्स में होता है जी 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमने एटमोस्फेयर में कितना पढ़ा था? एटमोस्फेयर में हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लंग्स के अंदर हमने कितना पढ़ा था? लंग्स के अंदर हमने ऑक्सीजन का प्रेशर कितना पढ़ा था? तो वो हमने पढ़ा था 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम कितना पढ़ रहे हैं? जो टिश्यू सेल्स हैं उनमें कितना है जी? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम बात करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो हमारे पास कितना है जी? 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है जी दी प्राइमरी। इस तरह आप चार्ट बना लेंगे तो आपको याद करना आसान होगा। दी प्राइमरी फोर्स दैट ड्राइव द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स ब्लड एंड टिश्यूज इज, दैट इज पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। अभी हमने बात की कि ये जो गैसेस मूव कर रही हैं ये क्या कर रही हैं? ये अपने हाई पार्शियल प्रेशर से मूव कर रही हैं टू लोअर पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में मूव कर रही है तो मूव कर रही है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से टू लो प्रेशर ऑफ। तो ये जो हमारे पास ये जो गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, इसके जरिए असर जो है ये गैसेस मूव कर रही होती हैं। नेक्स्ट जी द क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना अकर्स इन। तो ये फिनोमिना, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है जी? होता है जी रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड करती है? तो इन तमाम के अंदर अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके नतीजे में क्या बनती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। और इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पे होता है? तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी इन हैमबर्गर्स फिनोमिना विच ऑफ द फॉलोइंग आइन इज को ट्रांसपोर्टेड विद बाई कार्बोनेट आइन। तो कौन सा जो है वो हमारे पास, वो है जी हमारे पास क्लोराइड आइन। कौन सा आइन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है जी? वो होता है क्लोराइड आइन। नेक्स्ट है जी मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड है। तो ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाई कार्बोनेट की फॉर्म में। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स हमारा जो वन शॉट लेक्चर है उसमें टॉपिक तैयार करना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे ये चीज मेंशन की गई है। नेक्स्ट है जी दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट ब्लड कैरी। तो वो कितना है जी? 200 ml। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी। तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल प्रोटीन होती है। तो एक चेन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होगा तो टोटल ऑक्सीजन कितने अटैच होंगे? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी मीट इज रेड। तो मीट का कलर रेड क्यों होता है? तो इसकी वजह होती है मीट मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन की बड़ी तादाद में मौजूद होना। नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड इन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनेगी? पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। जाहिर सी बात है जब लंग्स से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होगी, कैपिलरी जो कि लंग्स के अंदर मौजूद है, तो वहां पे बनेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है जी द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। कितने उसमें पायरोल रिंग्स होते हैं? तो 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, और ये चीज आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं। द ग्लोटिस इज एन ओपनिंग लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ फेरंग। तो फेरंग्स के फ्लोर पर क्या मौजूद होती है? ग्लोटिस होती है। मतलब फेरंक्स जहां पे खत्म होता है वहां पे ग्लोटिस होती है, ग्लोटिस से आगे फिर लैरंक्स एंड देन ट्रैकिया चल पड़ता है। ईच नेजल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पाथवेज। तो नेजल कैविटी को आगे कितने पाथवेज के अंदर डिवाइड किया गया होता है? 3 पाथवेज के अंदर डिवाइड किया गया होता है। नेजल कैविटी इज लाइंड बाय। तो नेजल कैविटी की जो वॉल होती है उसके अंदर कौन से एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट है जी दी अपेक्स ऑफ लंग्स एक्सटेंड टू दी क्लेविकल। ठीक है, वो क्लेविकल तक जो है वो फैले होते हैं। नेक्स्ट है जी द नेजल कैविटी परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो नेजल कैविटी एयर की फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करती है, टेम्परेचर की स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करती है, सेंसिंग ऑर्डर। इसका ताल्लुक ऑर्डर सेंसिंग ऑर्डर से नहीं है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। केमिकली द सर्फेक्टेंट ऑफ द लंग्स। तो लंग्स में एक केमिकल सर्फेक्टेंट होता है
जिसको हम वो जो के बना होता है लिपोप्रोटीन से, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नैरोअर देन अदर्स, तो इन सब में डायमीटर सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है जी हमारे पास ब्रोंक्यूल्स का, लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ब्लाइंड एंडेड, तो हमारे पास एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल जो हैं ये ब्लाइंड एंडेड होते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ब्रीदिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय सक्शन पंप मैकेनिज्म। ठीक है, सक्शन पंप मैकेनिज्म के जरिए जो है वो आप ब्रीदिंग के प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि जी एक्सेलेशन में क्या होता है या एक्सपायरेशन में क्या होता है, तो हमने कहना था कि जी उसमें होते हैं एक्सटर्नल मसल्स जो है वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो इंस्पायरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो इंटरकोस्टल है चाहे वो डायाफ्राम है। एक्सेलेशन में मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करती हैं। नेक्स्ट है जी वोलेंटरी ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, तो उसको जी कौन कंट्रोल करता है, जी वोलेंटरी ब्रीदिंग जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद मसल हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट, तो वो हमारे पास ये तमाम चीजें जो है वो मसल हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब मायोग्लोबिन के साथ। अच्छा, मसल हीमोग्लोबिन से मुराद वो बात कर रहा है मायोग्लोबिन की, सवाए किसके, तो वो है जी फोर हीम ग्रुप, क्योंकि ये ब्लड हीमोग्लोबिन के होते हैं। द स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम रिजल्ट्स इन हिकअप, ठीक है, जिसे हम हिचकी का नाम जो है हिचकी भी कह देते हैं। नेक्स्ट है जी कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश देन ऑक्सीजन इन टिश्यू फ्लूइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज्यादा सॉलेबल होती है देन ऑक्सीजन इन टिश्यू फ्लूइड। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विद ऑल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्लाइन, तो वो होगा जी हमारे पास लो ब्लड पीएच, लो ब्लड पीएच, क्योंकि लो ब्लड पीएच का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसके लिए आपको फैक्टर्स याद करने पड़ेंगे। अगेन टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजनरेटिव लंग डिजीज, एम्फिजिमा, जिसमें क्या होता है, एल्वियोलाई, वॉल ऑफ एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू मायोग्लोबिन एक्सेप्ट इट हैज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो वो हीमोग्लोबिन के अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी व्हाट चेंजेस इन रेड ब्लड सेल्स आर ऑब्जर्व्ड इन पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, तो इंक्रीज इन नंबर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हाई प्रेशर होगा, ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल होगी, तो रेड ब्लड सेल्स में भी जो है वो ज्यादा नंबर बढ़ने जो है वो ये चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जी न्यूमोसाइट्स आर दैट आर सिंपल स्क्वेमस सेल्स, सिंपल स्क्वेमस सेल्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज जो मेरे माइंड में अभी आ रही है आपने याद करनी है, क्योंकि आपने जब ब्रेन का हमने क्वेश्चन करना है तो उसमें हमने पढ़ना है कि जो ब्रीदिंग रेट होता है उसको मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स मिलकर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो याद रखें वो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग, ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो एक तरह से वो क्या कर रहे होते हैं, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग मूवमेंट को डील कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे मेंशन है वॉलंटरी, तो वॉलंटरी जो है इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली वो पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है सेरिब्रम का जो डील कर रहा होता है इसको, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सेरिब्रम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो एमसीक्यूज थे जो कि पास्ट पेपर में हमारे करंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड पूछे गए थे। सो इनकी आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है।